नेपाल में आखिरकार ऐसा क्या देख लिया कि टेंशन में आ गया है चाइना। और जहां एक तरफ नेपाल में कुछ इस तरीके की दिख रही हैं चीजें, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का देसी S-400 जल्द ही होने वाला है महापरीक्षण। और इसकी खूबियां जानकर असली S-400 भी परेशान हो जाए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार जब प्रचंड चाइना पहुंचे थे ना, तो बहुत सारी चीजें उम्मीद लगाकर ओली यहाँ घर में बैठे थे और ओली के दिमाग में ये चीज बसा हुआ था कि चाइना का मंसूबा पूरा हो जाएगा। आपको बता दें, वहाँ पर पहुँचे प्रचंड ने कुछ झटके दिए चाइना को। सबसे पहले तो प्रचंड को एकदम लाल लाल बिछाकर कालीन स्वागत किया गया। एकदम जैसे सजाते धजाते हैं ना, पूरा नहला धुला कर फूल माला वगैरह चढ़ाकर तैयार कर देते हैं खास काम के लिए, वैसा ही कुछ किया गया था प्रचंड के साथ। लेकिन प्रचंड भी अपने आप में तेज निकले। जब प्रचंड वहां पहुंचे और चाइना ने ऑफर दिया, सुनो हमारा जो एक नाटो है उस नाटो में गठबंधन कर लो, हाँ कर लो, तो प्रचंड ने कहा कि जी नहीं भैया, हम किसी के तरफ नहीं है, हम नहीं करने वाले हैं कोई भी गठबंधन। हम गुट निरपेक्ष थे और हम गुट निरपेक्ष रहना चाहते हैं। यहाँ से चाइना के लिए टेंशन वाली बात हो गई, क्योंकि गठबंधन में आने से नेपाल ने इनकार कर दिया। पर नेपाल के पीएम ने इस बात को कहा कि ठीक है, हम BRI के तहत कुछ प्रोजेक्ट पर बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चाइना को शायद ये उम्मीद हो गई कि BRI को लेकर नेपाल में आगे बढ़ा जा सकता है। पर आपको बता दें, इस वक्त जो हुआ है उसे देखकर अब टेंशन में आ गया है चाइना। और चाइना को लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है, जो मैंने लाल कालीन बिछाया था वो काम नहीं आया। अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलिस अल्ब्राइट नेपाल दौरे पर हैं। उन्होंने नेपाल की तारीफ करते हुए कहा है कि MCC ने 27 फरवरी 2022 को नेपाली संसद में अपनाई गई 12 सूत्रीय घोषणा को स्वीकार कर लिया है। कहने का अर्थ ये है कि आपकी संसद जो मॉडिफिकेशन चाहती थी, हमने उसे स्वीकार कर लिया है। अब तो नेपाल की संसद भी राजी हो गई। इसका सीधा मतलब ये है कि क्या MCC ने नेपाली घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया? तो इस पर इन्होंने कह दिया हाँ। MCC पर सवाल उठाने वाले चीन के करीबी पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के सारे दरवाजे बंद होते हुए दिख रहे हैं। उधर चीन भी MCC चीफ के नेपाल दौरे पर नजर बनाए हुए है। उसे अब लग रहा है कि यहाँ BRI का सफाया होने वाला है। एलिस अल्ब्राइट नेपाल की 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने काठमांडू में कहा कि हमने नेपाली घोषणा को स्वीकार कर लिया है, यही कारण है कि हम नेपाल में MCC के काम शुरू कर रहे हैं। 2017 में नेपाल सरकार और MCC मुख्यालय के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन काफी समय तक ये विवादों में घिरा रहा। KP शर्मा ओली ने अपने कार्यकाल के दौरान इस समझौते का जमकर विरोध किया और पारित नहीं होने दिया। उनके बाद आए शेर बहादुर देउबा की सरकार ने अमेरिका की चेतावनी को देखते हुए अंतिम समय में नेपाली संसद में इसका अनुमोदन कराया। MCC कॉम्पैक्ट के $500 मिलियन के और नेपाल के $197 मिलियन के योगदान के तहत 315 किलोमीटर 400 kV ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी और पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग के हिस्सों पर सुधार किया जाएगा। अल्ब्राइट ने इस बात को पुष्टि करके साफ कर दिया है कि हम नेपाल के ही तरह यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। और आपको बता दें, अल्ब्राइट नेपाल का दौरा करने वाले सर्वोच्च रैंकिंग वाले MCC अधिकारी हैं, जो 1 सितंबर से MCC समझौते के लागू होने और 5 साल की उल्टी गिनती शुरू होने के ठीक 1 महीने बाद आई हैं। पर चलो, नेपाल में परिवर्तन तो दिख रहा है। पहले नंबर आया कि पूरे UAE मिडिल ईस्ट से खत्म करने का BRI का, और दूसरा नेपाल का। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है कि कोई हमारा पड़ोसी देश नए कर्ज जाल में नहीं फंसेगा। जिस तरीके से श्रीलंका फंस गया वैसा नहीं होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़े कमाल की चीज हो रही है।
हमने देखा कि रूस यूक्रेन की जो ये लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के बीच में कुछ रशियन टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये देखने को मिला कि 2 लॉन्चर दिखाई दिए। इन लॉन्चरों के देखे जाने के बाद कहा जाने लगा कि ये तो भारत के लिए बनाए जा रहे हैं और 2024 के अंत तक भारत को देना है, शायद इसी पर काम चल रहा है। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और कितनी देर तक चलेगी कहना मुश्किल है, और क्या क्या चीजें रुकेंगी, कब मिलेगा, ये भी कहना मुश्किल है। भारत ने काफी खर्चा किया है S-400 सिस्टम को लेने में, पर जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ ना, इस रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ चीजें देखने को भी मिली, और ये जो चीजें देखने को मिली, ये चीजें बता रही थी कि S-400 में कुछ और क्षमताएं होनी चाहिए। आपको बता दें, भारत ने ये बहुत बड़ी वाली डील तो जरूर कर ली है, लेकिन भारत काफी लंबे समय से अपना एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, और भारत का ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है कुशा प्रोजेक्ट के तहत भारत उन कमियों को दूर कर रहा है जो S-400 में है, यानी भारत अपने S-400 का निर्माण कर रहा है। इस S-400 के निर्माण में भारत ने इस चीज को देखा कि रूस यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, इसमें S-400 ने अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कब दिया? तब दिया जब 150 किलोमीटर में उसे किसी को मारकर गिराना हो तब। यानी इतना बाकी का जो है ये लंबा गैप, ये तो बेकार का हो गया। हम इंतजार करेंगे कि हाँ 400 किलोमीटर क्षेत्र में कोई आए तो फिर मार कर गिराएं। ज़्यादातर ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है 150 किलोमीटर। भारत के कुशा प्रोजेक्ट में S-400 की ही तरह देसी S-400 बनाया जा रहा है, और जिनके मिसाइल की कीमत होगी 21,700 करोड़ रुपए। और आपको बता दें, 2 तरह की मिसाइलें इसके लिए तैयार की जा रही है। एक ERSM जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर में ये ज़्यादा काम आने वाली है। दूसरा है एक्सटेंडेड रेंज की XRSM जिसका रेंज है 300 किलोमीटर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये ट्वीट, जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और जल्द ही भारत इसका महापरीक्षण भी करेगा। और ये कब होगा? तो कहा जा रहा है करीब 3 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, जिसमें भारत इस तरीके का कोई परीक्षण कर सकता है। चूँकि अभी कई क्षेत्रों में मॉनसून बना हुआ है और बारिश की संभावनाएं हैं, ऐसे में साफ मौसम का इंतजार हो रहा है। जल्द ही भारत अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई न कोई परीक्षण करेगा। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा? भारत के पास अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, और जब अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा तो भारत को तैनाती के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। भारत जहाँ चाहेगा वहाँ इसकी तैनाती कर पाएगा। खैर, जितनी संख्या में चाहेगा उतनी संख्या में भी इसकी तैनाती कर पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मिसाइलें अपनी होंगी तो उन्हें अवेलेबल कराने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।